अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बेहद डरावनी कहानी, होटल की चुड़ैल। जैसे जैसे गर्मियों की छुट्टियां करीब आ रही थी, उन तीनों दोस्तों का जोश खरोश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इस दफ़ा उनका शिमला जाने का प्लान था। ये तीनों दोस्त एहतशाम, कदीर और इसहाक हर दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में ठंडे इलाकों में घूमने फिरने चले जाते थे। तीनों बहुत गहरे दोस्त और एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनके पेरेंट्स की भी आपस में खूब बनती थी और तीनों ही माँ बाप की इकलौती औलाद थे, इसलिए तो उन्हें हर दफ़ा ठंडे इलाकों में घूमने फिरने की इजाज़त थी। तीनों दोस्त सफ़र की तैयारियों में मगन थे, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रहे थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का उन तीनों को बेसब्री से इंतज़ार था। वो माँ बाप की दुआएं लेते हुए अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों एक प्राइवेट गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो शिमला जैसी खूबसूरत जगह पर पहुंच गए। उन तीनों की खुशी का कोई ठिकाना न था जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ और हर तरफ रात की गहरी स्याही फैल गई। वो घूमते घूमते बहुत दूर तक चले गए। इस गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब वो काफ़ी दूर निकल चुके थे, जहां दूर दूर तक किसी होटल का अता पता नहीं था। वो तीनों बहुत परेशान हुए, क्योंकि रात गुजारने के लिए उन्हें किसी सेफ ठिकाने की ज़रूरत थी और यहाँ दूर दूर तक कहीं किसी सेफ ठिकाने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। वो तीनों इसी परेशानी में थे कि उन्हें दूर बिजली के कुमकुमों की झलक नज़र आई। वो तीनों बहुत खुश हुए और अपने मायूस और लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार को तेज़ कर दिया। वो जल्द से जल्द उस जगह तक पहुंचना चाहते थे। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नजर आया। उनकी खुशी की इंतहा न थी। उनके लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार और तेज हो गई और वो चलते चलते उस होटल के मेन गेट तक पहुंच चुके थे। होटल के करीब पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि जो होटल ऊपर से देखने में चहल पहल वाला नजर आता था, असल में वो वैसा नहीं था, बल्कि हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। आखिरकार वो तीनों मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर भी अच्छी खासी वहशत और वीरानी टपक रही थी। वो तीनों अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे। होटल वीरान सुनसान था और तो और होटल में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हर एक चीज से वहशत टपक रही थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो तीनों बुरी आत्माओं के देश में आ गए हों, जहां वीरानी काट खाने को दौड़ती हो। आखिरकार उन तीनों ने अपने डर को परे हटाकर अपने कदम काउंटर की तरफ बढ़ा दिए। काउंटर पर कोई नहीं था। एहतशाम ने कुछ मिनट वेट करने के बाद काउंटर को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद काउंटर के पास वाले डोर से एक आदमी बरामद हुआ। कुछ मिनट की बातचीत के बाद सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक कमरा दे दिया गया। एक मुलाजिम के साथ वो सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 5 में पहुंच गए। कमरे में अटैच बाथरूम के अलावा जिंदगी की ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद पूरी तरह से फ्रेश हो चुके थे। गर्मा गर्म खाना खाने के बाद वो तीनों बातों में बिजी हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम और भूत बंगला ज़्यादा लगता है। एहतशाम ने बातचीत की शुरुआत की। तुम तो हर चीज़ को पुराने ज़माने से मिलाने की कोशिश करते रहते हो, इसहाक ने जल भुनकर कहा।
एहतशाम ने कदीर को गहरी सोच में गुम देखा तो उसे मजाक सूझा। उसने कहा, इतना मत सोचा कर, वरना सर के बाल पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ जाएंगे। कदीर, जो अभी तक उनकी बकवास सुने जा रहा था, किसी गहरी सोच में गुम था, उसकी बात सुनकर वो तीनों कहकहा लगाकर हंसने लगे। खैर, इसी तरह काफ़ी देर तक वो आपस में बात करते रहे और एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे। मुझे तो नींद आ रही है भाई, एहतशाम, जो काफ़ी देर से उनकी बातें सुने जा रहा था, उसने जमाई लेते हुए कहा। तुम तो हो ही फ्रॉड, जब देखते हो कि बाजी पलट रही है तो तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। कदीर ने एहतशाम पर फिक्रा कसते हुए कहा। यार, नींद तो मुझे भी आ रही है, इसहाक ने भी जमाई लेते हुए कहा। आखिरकार वो तीनों सोने के लिए चल दिए और अपने अपने बिस्तरों में लिहाफ ओढ़कर सोते बने। कुछ मिनट बाद कमरे में उन तीनों के खर्राटे गूंज रहे थे और वो तीनों दुनिया जहां से बेखबर नींद की वादियों में गुम हो गए। कुछ मिनट पहले डाइनिंग टेबल के आसपास जहां वो तीनों गपशप में बिजी थे, अब वहां एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी उन तीनों की तरफ कनखियों से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उन तीनों को अभी सोए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक इसहाक की आंख खुल गई। इसहाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उन तीनों के आसपास घूम रहा हो, लेकिन गौर से देखने पर भी उसे कुछ नजर नहीं आया। तो उसने इस बात को अपना वहम समझा और अपने सर को झटकते हुए उठा और अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। वॉशरूम से फ्री होने के बाद वो दोबारा सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। बिस्तर के पास पहुंचकर वो सोने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के इस पहर कौन हो सकता है? इसहाक मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा, मगर बाहर दूर दूर तक अंधेरे का राज था। होटल खूब अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे होटल की लाइट्स गुल कर दी गई थी। इसहाक ने अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नजर नहीं आया जिसने दरवाजे पर दस्तक दी हो। इसहाक दोबारा दरवाजा बंद करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे लगा जैसे कोई धीमी चाल चलता उनके कमरे के करीब से गुजरा हो। उसने अपना इरादा तर्क किया। उसके दिमाग में तरह तरह की सोच जन्म लेने लगी। उसके दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। अचानक उसे दबी दबी चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब के कमरे से आ रही थी। उसके दिल में क्यूरियोसिटी ने जन्म लिया। वो बचपन से ही एडवेंचर पसंद था और हर चीज का बड़े गौर से जायजा लेता था। उसने अपने पलटते कदम वापस लिए और कमरे के बाहर निकल आया। कमरे को अच्छी तरह बंद करने के बाद उसने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए और धीरे धीरे चलता हुआ उस कमरे तक आ पहुंचा और दरवाजे के साथ अपने कान लगा दिए। आवाज किसी औरत की थी जो तभी तभी आवाज में सिसकियां लेते हुए रो रही थी। इसहाक ने अपने डर को परे हटाकर झट से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चरचराहट की आवाज पैदा करता हुआ खुलता चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रोने और सिसकने की आवाजें अचानक बंद हो गईं। इसहाक के दिल में एक बार फिर से डर आ गया। उसने डरते डरते कमरे के अंदर झांक कर देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसके दिल में क्यूरियोसिटी ने घर करना शुरू कर दिया। क्यूरियोसिटी के बिना पर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रोशन कर लिया। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी बड़ी मुश्किल से कमरे के अंधेरेपन को
दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस कम रोशनी में ही कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो कमरे में चारों तरफ देख रहा था कि अचानक उसके हाथ से उसका सेलफोन छूटकर कमरे के फर्श से टकराकर ऑफ हो गया और एक साया उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। वो चीख कर गिरा और डर के मारे उसका दम निकल गया। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एहतशाम की आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुल गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठा और मुंह ही मुंह में ना जाने क्या बड़बड़ाता हुआ दरवाजे के करीब जा पहुंचा और एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा, मगर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वो कमरे से बाहर निकल आया ताकि दरवाज़ा खटखटाने वाले का सुराग लगा सके, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। होटल पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ गहरे अंधेरे का राज था। वो हर तरफ से मायूस होकर वापस पलटा और अपने कमरे की तरफ चल दिया, लेकिन अभी वो कुछ कदम ही आगे चला होगा कि उसे महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने उसके नाम से पुकारा हो। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। उसने इस बात को अपना वहम समझा और सर को झटक कर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। अभी उसने कुछ कदम का ही फासला तय किया था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से उसके पास से गुजरा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो इस बात पर अभी गौर कर ही रहा था कि उसे पायल की छनकार सुनाई दी। पायल की छनकार ऐसी थी जैसे कोई औरत पाँव में पायल पहने धीमे धीमे नाच रही हो, और आवाज करीब करीब के किसी कमरे से आ रही थी। वो कुछ देर पायल की छनकार पर गौर करता रहा और फिर अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो दरवाजा चरचराहट की आवाज पैदा करता हुआ अंदर की तरफ खुलता चला गया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और हर तरफ सन्नाटे का राज था। एहतशाम ने क्यूरोसिटी के मारे अपनी पतलून की जेब से मोबाइल निकालकर उसकी लाइट ऑन कर दी और इधर उधर देखने लगा, मगर बेकार। कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। वो मायूस होकर वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसे सन्नाटे में एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चीज़ अपनी जगह से खिसकी हो। उसने एक मर्तबा फिर घूम कर पीछे देखा तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। एहतशाम अंदर तक हिल कर रह गया। एहतशाम अपनी जगह जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो कोई भी था धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ रहा था और अपने लंबे और नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए और उसके गर्मा गर्म खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। उस बला ने उसके जिस्म से खून की एक एक बूंद तक चूस ली थी। ताज़ा गर्मा गर्म खून पीने के बाद उसमें एक सर्द लहर दौड़ गई और फिर उसने वहशियाना तरीके से उसको भभोड़ना शुरू कर दिया। वो भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। उसने उसका सारा गोश्त नोच खाया और आखिर में उसका बगैर गोश्त पोश्त के हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। लेकिन उसकी वहशियाना भूख और प्यास अभी तक नहीं बुझी थी और वो एक नए शिकार की तलाश में निकल खड़ी हुई। कदीर कमरे में मज़े से सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। आंख खुलने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन उसकी आंख क्यों खुली इसकी वजह उसकी समझ से बाहर थी। वो अपने बिस्तर से उठ बैठा। हर तरफ सन्नाटे का राज था।
अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। साइड टेबल से पानी का जग उठाकर ग्लास को पानी से भरा और पानी का ग्लास एक ही सांस में चढ़ा गया। पानी पीने के बाद वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं और सोने की नाकाम कोशिश में लग गया। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा था कि अचानक उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ दर्द में डूबी हुई और किसी औरत की थी। कदीर के दिल में हमदर्दी का जज्बा जागा और वो परेशान हो गया कि रात के इस पहर किस बदनसीब की चीख थी। वो उठा और दरवाजे के करीब पहुंचकर धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलने के बाद एक औरत कमरे में बैठी उसको बाहर निकलता देखकर मुस्कुराने लगी। उस बदसूरत औरत की हंसी बहुत ही रहस्यमयी थी और वो आने वाले वक्त का सोचकर खुशी से झूम उठी थी। कदीर कमरे से निकलकर बाहर गैलरी में आ गया, फिर इधर उधर झांकने लगा और आवाज़ किस तरफ से आई थी इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा। उसके कमरे से बाहर आते ही आवाज़ भी बंद हो गई थी और हर तरफ पूरी तरह सन्नाटे का राज था। वो कमरे से निकलने के बाद रेलिंग के पास खड़ा हो गया और आवाज़ किस डायरेक्शन से आई थी इस बात का अंदाज़ा लगाने की नाकाम कोशिश करने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी ताकत उसके करीब खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही हो। उसने बहुत गौर किया मगर इस बात को अपना वहम समझकर सर झटक दिया और कमरे में जाने के लिए जैसे ही घूमा, अपने पीछे खड़े अनजाने वजूद को देखकर ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और वो फौरन बेहोश हो गया। और जब कदीर को होश आया तो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था और इस अंधेरे में दो जलती आंखें कदीर को लगातार घूरे जा रही थीं और कदीर उन जलती आंखों को देखकर फौरन उठकर बैठ गया। उसके होश में आते ही अचानक कमरा तेज रोशनी में नहा गया। कमरे में अचानक इतनी तेज रोशनी हो जाने से कदीर कुछ लम्हे के लिए अपनी आंखों को भींच लिया और जब उसने आंखें खोली तो खुद को उस अनजाने कमरे में देखकर वो हड़बड़ा गया और कमरे में आसपास झांकने लगा। और फिर जैसे ही वो पीछे घूमा, अपने सामने इस कदर डरावनी चीज़ को देखकर वो डर गया और धीरे धीरे पीछे की तरफ घसीटता चला गया। इसी तरह घसीटते घसीटते वो दीवार से जा लगा और वो डरावनी चीज़ भी उसी की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो बला उसके बिल्कुल पास पहुंच गई। वो बला कदीर के इस कदर करीब पहुंच चुकी थी कि कदीर उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उस खौफनाक बला को अपने इस कदर करीब देखकर कदीर के खून ने जोश मारा और कदीर उस बला से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार करने लगा। और फिर बिजली की तेज़ी से अपना दाहिना पंच उस बला के पेट में जड़ दिया। वो बला इस अचानक हमले से खुद को बचा नहीं पाई और अपने बाएं हाथ को पेट पर रख लिया और अपनी बिखरी सांसों को बहाल करने लगी। और कुछ देर बाद वो एक बार फिर कदीर की तरफ बढ़ने लगी। इस बार वो पूरी तरह होशियार थी और फिर उसने तेज़ी से कदीर को दबोच लिया और जैसे ही उसके गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गाड़ने वाली थी कि तभी उसका हाथ कदीर की गर्दन में पड़े तावीज़ से टकरा गया और तावीज़ के टकराते ही वो उछलकर काफ़ी दूर जा गिरी। उस बला के ज़मीन से टकराते ही ज़मीन ज़लज़ले की तरह हिलने लगी और फिर कुछ लम्हे बाद वो रुक गई। ज़मीनी ज़लज़ला रुकते ही वो बला बेहद खौफनाक अंदाज से उठी और कदीर की तरफ एक बार फिर दौड़ लगा दी। कदीर के करीब पहुंचकर उस बला ने एक लंबी छलांग लगाई और कदीर को दबोचते हुए काफ़ी दूर घसीट कर ले गई। उसके अचानक हमले से
कदीर घबरा गया। उसका सांस थोकने की तरह चलने लगा। कुछ सेकंड बाद वो खुद को एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। वो भयानक बला और कदीर आपस में गुत्थम गुत्था थे कि कदीर ने अचानक मौका पाकर उस बला के पेट पर मजबूती से अपनी टांगें जमाकर पूरे जोर से बला को खुद से परे धकेल दिया और खुद कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलकर वो एक तरफ दौड़ने लगा कि अचानक किसी चीज से ठोकर लगने से धड़ाम की आवाज पैदा करता हुआ नीचे गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया। और जैसे ही दोबारा उठकर भागने लगा तो खुद के सामने उस बला को देखकर ठिठक गया। बला ने कदीर को देखते ही ठहाके लगाने शुरू कर दिए। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते महाराज। कदीर एक बार फिर उस बला को अपने सामने देखकर दूसरी तरफ को दौड़ने लगा। वो उस बला के ठहाके सुनकर घबरा गया और एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। इस बार वो गिरते ही उठ खड़ा हुआ। उसके खड़ा होते ही तभी उसके कानों में भारी और रौबदार आवाज गूंजी, ऐ बालक, इस तरह मुसीबतों से घबराकर भागने से मुश्किल टल नहीं जाती। मुश्किलों का डटकर मुकाबला करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। तुम्हारे गले में जो तावीज़ पड़ा है उसे उतार कर उस बला की गर्दन में डाल दे, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फिर अचानक आवाज आना बंद हो गई। कदीर ने जल्दी से अपनी गर्दन में पड़ा हुआ तावीज़ गर्दन से निकालकर उस बला की तरफ दौड़ लगा दी। कदीर भागता हुआ उस बला के करीब गया। बला उसको अपने इस कदर करीब देखकर खुश हो गई और उसकी गर्दन पर अपने दांत काटने के लिए अपना मुंह उसकी गर्दन पर रख दिया और अपने लंबे दांत उसकी गर्दन में काटने ही वाली थी कि कदीर ने जल्दी से मुट्ठी में दबा तावीज़ उसकी गर्दन में डाल दिया। तावीज़ गर्दन में डालने की देर थी कि वो बला ऐसे उछली जैसे बेखबरी में नंगे तार को छू लिया हो। तावीज़ उसकी गर्दन में जाकर उसके जिस्म से चिमट गया और उसकी चीख और पुकार से दरो दीवार तक हिलते महसूस हुए और वो बला कुछ सेकंड में राख का ढेर बनकर रह गई। उस बला के राख होते ही होटल के दरो दीवार भी हिलने लगे। तभी एक बार फिर कदीर के कानों में वही आवाज़ गूंजी, ऐ बालक, भाग इस होटल से, ये अभी गिर जाएगा। कदीर वो आवाज़ सुनते ही बाहर की तरफ भागने लगा। कुछ सेकंड बाद वो होटल से बाहर था। उसके बाहर निकलते ही होटल धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और कुछ लम्हे के बाद उसका सारा मलबा भी गायब हो गया। सुबह का उजाला फैल रहा था, हर तरफ सन्नाटा था। अचानक कदीर को अपने साथियों का ख्याल आया तो वो तड़प उठा। वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक एक बार फिर वो आवाज़ गूंजी, बालक, तेरे दोस्त उसकी भेंट चढ़ चुके हैं, उनके गम में दुखी न हो और जल्द से जल्द घर जा। तेरी माँ तेरी राह तक रही है, जा घर जा और अपने दोस्तों को भूल जा, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। और फिर आवाज़ आना बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही कदीर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। कुछ लम्हों बाद जब उसका गम हल्का हो गया तो उसने अपने कदमों को एक तरफ बढ़ा दिया। ये बात रह रहकर उसके दिमाग में आ रही थी कि जब वो इस होटल में आए थे तो 3 थे और अब सिर्फ 1 बचा था। उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत ज़्यादा गम था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।